गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग को विश्व भूगोल की बेसिक जानकारी के साथ साथ भारत की खोज कैसे हुई उसको बताने वाला हूँ। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी में 7 महाद्वीप हैं और 4 महासागर हैं जो यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, उसके पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में कॉम्बिनेशन समझते हैं। सूर्य की जो किरणें हैं वो भूमध्य रेखा में पड़ती है 21 मार्च को, और 6 महीने उत्तरायण में चलता है सूर्य की किरणें और 6 महीने दक्षिणायन में। थोड़ा उसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये है भूमध्य रेखा, 0 डिग्री पे है। भूमध्य मतलब ये सभी को बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। तो 0 डिग्री मतलब 21 मार्च, मार्च के बाद अप्रैल मई जून, जून कहाँ पहुंच गया अपन? कर्क रेखा। ये इक्वेटर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया 23.5 डिग्री। ठीक है, और उसका जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, फिर वापस कहाँ आ गए? 23 सितंबर को भूमध्य रेखा में। फिर उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 22 दिसंबर को कहाँ आ गए हम लोग? मकर रेखा में, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। क्लियर? ये 3 रेखा के बीच में सूर्य की किरणें 12 महीने सीधी पड़ती है। उसके बाद जब घूमते रहते हैं तो घूमने के कारण क्या होता है, ये जो भाग है ऊपर वाला भाग, यहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ती है तिरछी, कहाँ? 23.5 डिग्री से लेकर 6.5 डिग्री। उसके बाद ऊपर जाओगे 6.5 से 90, यहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पड़ती। इसीलिए इस भाग को बोलते हैं अपन लोग तब उष्णकटिबंधी, और यहाँ पे आधा गर्मी आधा ठंडी शीतोष्णकटिबंधी, और यहाँ पे शीतकटिबंधी। ठीक है, फिर से देखते हैं 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री के बीच में के भाग को बोलते हैं उष्णकटिबंधी, ट्रॉपिकल जोन। उसके बाद टेम्परेट जोन, उसके बाद पोलर जोन। जैसा ऊपर होगा वैसे ही नीचे होगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा भारत है ये कौन सी रेखा में है? कर्क रेखा में है। तो सूर्य हमारे यहाँ कब पहुंचता है? 21 जून को। इसीलिए बोलते हैं भारत में सबसे बड़ा दिन 21 जून। और भारत से सूर्य सबसे दूर कब रहता है? 22 दिसंबर। इसीलिए बोलते हैं भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर। और 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात इक्वेटर में होता है 21 मार्च 23 सितंबर। ये बेसिक जानकारी है। ठीक है, अब आते हैं 7 महाद्वीप में। देखो इस साइड ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दोनों को पनामा नहर अलग करती है। तीनों रेखा के बीच में है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप, उसके ऊपर आएंगे यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, और यहाँ पे हो गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और दक्षिण ध्रुव जो है यहाँ पे है अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, कई बार एग्जाम में प्रश्न भी आते हैं कि कलर, उत्तर अमेरिका का कलर है लाल, दक्षिण अमेरिका का कलर है लाल, ये जो यूरोप है, यूरोप चारों तरफ पानी से घिरा है इसलिए इसका कलर है नीला, अफ्रीका महाद्वीप का कलर है काला, हमारा एशिया महाद्वीप का कलर है पीला, ऑस्ट्रेलिया का है हरा, और अंटार्कटिका महाद्वीप का है श्वेत, क्योंकि ये पूरा का पूरा ग्लेशियर है, बर्फ है, इसलिए सफेद कलर। क्लियर? ये एक यहां पे जो ये है अटलांटिक महासागर, सबसे बिजी महासागर। यही महासागर है जहां पे टाइटैनिक जहाज डूबा था। यहां पे ग्रीनलैंड है, तो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, इसको याद रखेंगे आप। यहां होगी साइड प्रशांत महासागर, ये लिखा है प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर। सबसे ठंडा महासागर कोई बोले तो यह है आर्कटिक महासागर, जो कि उत्तरी ध्रुव में है। और किसी देश के नाम पर नाम रखा गया महासागर है हिंद महासागर, जो भारत के नाम पर रखा गया है। इसीलिए हिंद महासागर ताज किसको बोलते हैं? अपन भारत को बोलते हैं। ये डाटा को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इधर नीचे में है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और नीचे वाला क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप। इतना क्लियर हुआ क्या? उसके बाद क्या हुआ? यूरोप महाद्वीप है, तो ये यूरोप महाद्वीप में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, और उसके बाद नया कुछ करने के लिए क्या, देखो समझ लीजिए, हम लोग पढ़ते हैं कि 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा भारत की खोज की गई। तो क्या भारत की खोज की गई, ये कहना सही है क्या? भारत तो सिंधु घाटी सभ्यता 2300 बीसी से लेकर 1750 तब से है, और तब से हमारे यहाँ व्यापार होते आ रहा है। मतलब भारत पहले से था, तो खोज नहीं हुई, मतलब भारत के लिए एक नया रास्ता खोजा गया, उसी को बोलते हैं भारत की खोज। एक्चुअल में क्या हुआ, यहाँ पे जो फारसी खाड़ी है, देखो ध्यान दीजिए, ये फारसी खाड़ी है। यहाँ पे जब तुर्की या ईरान लोग का मतलब क्या बोलते हैं अधिकार क्षेत्र हो गया। अफ्रीका में ये वाला एरिया जो दिख रहा है ये लाल सागर है, ये भूमध्य सागर है, तो भूमध्य सागर और ये लाल सागर, तो लाल सागर में अधिकार हो गया वेनिस देश का। तो कहीं ना कहीं ये वाला संपर्क टूट गया। तो यूरोप महाद्वीप
जो है यहाँ के लोगों को लगा कि भारत पहुंचने के लिए या अन्य देशों में पहुंचने के लिए हमें अन्य रास्तों की खोज करना पड़ेगा। ठीक है, और इस यहाँ से जो यूरोप महाद्वीप के लोग देश हैं वो अलग अलग देशों की खोज करने के लिए यात्रा करने निकले। ठीक है, जैसे स्पेन से निकला कोलंबस इधर गया और अमेरिका की खोज किया। वहीं से निकला मैगलन, यहाँ मैगलन जल संधि है, ये मैगलन निकला, मैगलन, और वो घूमते हुए पूरा कंप्लीट घुमा। इसीलिए प्रश्न पूछते हैं कि नाव से घूमने वाला, ये नाव से पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाला कौन सा यात्री है? स्पेन का मैगलन। यहाँ पर मैगलन जल संधि है। कोलंबस ने क्या खोजा? अमेरिका। इसी समय पुर्तगाल से एक व्यक्ति निकला जिसका नाम था वास्को डी गामा, और वो ऐसा घूमते घूमते निकला अटलांटिक ओशन में। फिर पहले कहां पहुंचा? अपने अफ्रीका में। इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। और यहां से सीधा वो आया हमारे भारत में केरल के कालीकट बंदरगाह में पहुंचा। क्लियर? इतना समझ लीजिए। अब हम देखते हैं कि जो पुर्तगाली लोग भारत में कैसे स्थापित हुए। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं भाई, आपने सुना होगा कि वास्को डी गामा मतलब पुर्तगाली नाविक 1498 एडी में भारत की खोज किया। ठीक है, जब वास्को डी गामा मतलब कालीकट बंदरगाह केरल में पहुंचा तो उसे यहाँ पे भारत सोने की चिड़िया थी, लेकिन वो उस समय वहां पे उसको मिले मसाला, और यहां से बहुत सारे मसाले को लेके जब वो अपने देश में बेचा तो ऐसा कहते हैं कि वो जब खोजने निकला था उस यात्रा में जितना खर्च हुआ उससे 60 गुना अधिक उसको फायदा हुआ। मतलब कहीं ना कहीं ये रास्ता जो है पुर्तगालियों के लिए एक बहुत अच्छा मार्ग बन गया। कौन सा? केप ऑफ गुड होप वाला। और बार बार आने लगे, और 1500 मात्र 5 साल के अंदर 1503 में इन लोग अपनी पहली यहाँ पे कोठी खोल लिए। तो पहला कालीकट बंदरगाह में पहुंचा, लेकिन कोठी कहाँ खोले? तो कोचीन, याद रखना, कोचीन। कहाँ पे खोले? कोचीन एक। ठीक है, यहाँ कौन आया संस्थापक के रूप में या उसके लिए बोला जाए तो सबसे पहले आया फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। एक्चुअल में क्या हुआ, जब फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा आया तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे पूरे क्षेत्रों को कहीं ना कहीं जो पानी वाला क्षेत्र है, ये अरब सागर वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये पूरे एरिया को क्या किया, इसने ब्लॉक कर दिया। उन्होंने अपना अधिकार सिद्ध कर लिया कि कोई भी अगर इंडिया प्रवेश करना चाहेगा तो हम लोग को पहले पूछेगा, हम चाहेंगे तब वो इंडिया में व्यापार कर सकता है। इसी को बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति। इसका मतलब जो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा है वो सिर्फ ये ब्लू वाटर पॉलिसी में काम किया कि इधर से कोई यहां मत आ पाए, क्योंकि ये चाहते थे कि यहां पे इनका एक तरफा अधिकार हो जाए, क्षेत्राधिकार इन्हीं का रहे। ठीक है, एक। उसके बाद आए अल्बुकर्क को ही पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। ठीक है, जैसे 1503-1500 के आसपास देखोगे तो भारत में दिल्ली सल्तनत का पतन चल रहा था। तो यही, और यहां पे देखोगे तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य और अलग क्षेत्रों में बढ़ गए। परार क्षेत्र बढ़ गया, आप तो जानते हैं कि विजयनगर मतलब सब अलग अलग बढ़ गए। और वहीं पे आदिलशाही से यहाँ पे जो अल्बुकर्क है इसने गोवा को छीन लिया, मतलब गोवा पे अधिकार क्षेत्र कर लिया। और ये पता होगा, यही गोवा जब अधिकार क्षेत्र बना तो भारत की आजादी के बाद भी हमें 1961 तक गोवा हमें नहीं मिल पाया था, और हमें इन पुर्तगालियों से लड़ाई करना पड़ा, तब जाके गोवा हमारा जो क्या बोलते हैं भारत का एक अभिन्न राज्य बना। क्लियर? ध्यान दीजिए। एक दूसरा, उस समय क्या था, सती प्रथा थी। और बात यह था कि यदि आपके अपने साम्राज्य को बढ़ाना है तो जनसंख्या बढ़नी चाहिए। तो ये लोग क्या किए, गोवा के अंदर या उस एरिया में जहां इनका अधिकार क्षेत्र था वहां सती प्रथा को बंद कर दिए। और सती प्रथा बंद कर दी तो भैया विधवा पुनर्विवाह तो होता ही था, तो वो जो महिलाएं थी उनसे विवाह करना चालू किए, और इस प्रकार से इन्होंने अपनी जनसंख्या बढ़ाई और कहीं कहीं इनका अधिकार क्षेत्र बढ़ता गया। क्लियर हुआ? ठीक। इसके बाद कौन आए, नूना डी कुन्हा ये आए, और इन्होंने राजधानी बनाया 1530 में जिसको गोवा को, और उसके बाद 1535 में दीव को जीता, और 1559 में जीता दमन को। ये दमन दीव सुने होंगे, दमन दीव, इसको जीत गया इसने, नूना डी कुन्हा। क्लियर हुआ? उसके बाद इसके आगे आएंगे तो भारत में कौन आएंगे, डच, हालैंड के लोग, नीदरलैंड के लोग। और डच जब आएंगे तो डच आएंगे और धीरे धीरे पुर्तगालियों को खत्म करेंगे। ठीक है, लेकिन इसी समय क्या हुआ था कि जो पुर्तगाली लोग हैं
देखिए समझना अच्छे से, पुर्तगाल लोग यहां से लेकर यहां तक का पूरा एरिया जीत गए थे। जब डच आए तो डच लोग तो श्रीलंका को भी जीत गए थे, यहाँ इंडोनेशिया तक फैल गए थे, तो कहीं ना कहीं डच हावी हो गए। तो उनसे बचने के लिए क्या किए ये पुर्तगाली लोग, जो पुर्तगाल है मतलब उस देश के लोग, ब्रिटेन के राजकुमार से अपनी लड़की के विवाह कर दिए और उनको दहेज में क्या कर दिए, यहाँ का मुंबई दे दिए। सोचिए, जो मुंबई एरिया बंबई एरिया है उसको दहेज में दे दिए। मतलब विडंबना देखिए, भारत देश यहाँ पे, अब वो अपने देश में रह के हमारे देश के एरिया को दहेज में दे दिए। इससे क्या हुआ, जो इसके बाद कौन आई, डच के बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी जब आई तो वो फिर डच लोग को हराई, क्योंकि डच चाहते थे कि यहाँ पे ना रह के कहाँ चल जाए, इंडोनेशिया, और वो इंडोनेशिया चले गए। उसके बाद कौन कौन आए, ब्रिटिश इंडिया कंपनी, फिर कौन आएंगे, डेनिस, और डेनिस के बाद कौन आएंगे, फ्रांसीसी। ठीक है, उसको बाद में पढ़ेंगे अपन, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।